चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मैम ने मेरा इंट्रो आपको दे ही दिया है और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी का एक्स स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने माखनलाल से बीसीए भी किया हुआ है और एमएससी भी मेरा वहीं से कंप्लीट हुआ है। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने माखनलाल में कुछ एफडीपी की थी। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इस सेशन का जो हमारा मेन गोल है वो है कि किसी भी पीपल या किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है, फॉर एग्जांपल कि हमें कोई पासवर्ड गेसिंग अटैक करना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनका पासवर्ड जो है अपना डेट ऑफ बर्थ होता है या मोबाइल नंबर वो लोग यूज करते हैं या उनका कोई जो फेवरेट पेट है उसका नेम वो यूज करते हैं। तो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं वो हम किसी वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, बिकॉज हमें परमिशंस नहीं है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करें, क्योंकि वो इलीगल होता है। तो हम लोग सिर्फ बात करते हैं कि डेटा सिक्योर होना चाहिए, डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्रोटेक्शन, लेकिन कभी भी हम वो अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, तो डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्रोटेक्शन अगर आपको इनेबल्ड करना है आपके लिए आपकी रियल लाइफ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो एंड्रॉयड डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 85% इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो स्मार्टफोन की हेल्प से लीक होती है, आपके मोबाइल फोन की हेल्प से। फॉर एग्जांपल आप जब किसी भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के बाद में कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो आपसे परमिशंस मांगती हैं, आपके कॉन्टेक्ट नंबर की इंफॉर्मेशन मांगती है, आपके फोन कॉल्स की इंफॉर्मेशन मांगती है, आपके मैसेजेस की परमिशंस मांगती है। तो ये ढेर सारी परमिशंस मांगती हैं और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनको आप परमिशंस अलाउ नहीं करते हो, बट फिर भी बैकग्राउंड में वो आपके डेटा को यूज करते रहते हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि जो भी आपके कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो उनके सर्वर्स पे जाके स्टोर हो रही है, जो भी आपके कॉल डिटेल्स हैं या जो भी आपके मैसेजेस वगैरह हैं वो सब उनके सर्वर्स पे जाके स्टोर हो रहे हैं। आपकी लोकेशंस, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में यूज करते हैं। हो सकता है कि कोई बिजनेस पर्पज से यूज कर रहा है, और इसका जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है अभी वो यूज किया जा रहा है कि लोगों को, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो किसी कंपनी के पास में है, या मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हैं या कांटेक्ट नंबर्स हैं, तो उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा ढेर सारे मेल्स आपके पास में आते रहते हैं, जिस मेल में आप लिखा रहता है कि आपने किसी भी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को ओपन किया था और उसका वीडियो क्लिप हमारे पास में है, अगर आप इतना अमाउंट पे नहीं करोगे तो ये वीडियो आपकी पब्लिक कर दी जाएगी। जबकि होता ही एक्चुअल में कि आपने कोई ऐसी वेबसाइट ओपन ही नहीं किया है, आपने ऐसी कोई इमेजेस पे क्लिक ही नहीं किया है, फिर भी वो लोग आपको ट्रैक करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकते, ना ही हम थोड़ा सा कुछ लोगों को डर लगता है, मोस्टली गर्ल्स को, बॉयज को भी लगता है कि यार पब्लिक को पता ना चल जाए, तो कुछ लोग उनके अंटे में आ जाते हैं, मतलब वो लोग अमाउंट पे कर देते हैं और जैसे ही आप एक बार अमाउंट पे करते हो देन उसके बाद में वो लोग फिर से आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो मिसयूज कर रहे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेजेस होते हैं जो इंक्वायरी वगैरह के लिए आपको कॉलिंग करते हैं, तो ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं से कलेक्ट करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक ओपन सोर्स टूल यूज करने वाले हैं, माल्टीगो। और माल्टीगो की हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट्स या किसी भी कंपनी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं वो हम गैदर करेंगे। अब हम इसका यूज भी कर सकते हैं और हम इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो सिर्फ यूज केसेस के लिए कर रहे हैं, है ना, उसका कोई भी मिसयूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि वो कंपनी कितना सिक्योर है, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर्स, ईमेल्स, सर्वर्स के आईपी एड्रेस, डोमेन नेम्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम चेक करेंगे कि क्या क्या वो पब्लिकली अवेलेबल है, यानी एक नॉर्मल यूजर्स उन सबको गैदर कर सकता है।
तो माल्टिगो की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेटा माइनिंग कर सकते हो। डेटा माइनिंग मीन्स आपके पास में कोई रो मटेरियल डेटा है और उस रो मटेरियल डेटा से आपको अगर कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो आप माल्टिगो की हेल्प से कर सकते हैं। साथ में आप माल्टिगो की हेल्प से हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। जो आपका डेटा है उस डेटा के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो अननोन रिलेशनशिप है वो भी हम माल्टिगो की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर हम करते हैं ट्रांसफॉर्म्स की हेल्प से। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स जो है वो एक पीस ऑफ कोड है जिस कोड के अंदर कुछ टूल्स होते हैं, कुछ कमांड्स होती है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमारे पास में एक यूटिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं एनएस लुकअप, है ना। एनएस लुकअप, एनएस लुकअप की हेल्प से क्या होता है कि अगर आपको किसी भी वेबसाइट का नेम पता है तो आप उसके आईपी की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अगर आपको किसी मशीन का आईपी एड्रेस पता है तो उससे रिलेटेड जो भी डोमेन्स मैप है उसकी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ, यानी मेरे पास में वेबसाइट का डोमेन नेम है बट हमें इसका आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करना है। तो हमने जैसे यूज किया एनएस लुकअप, एनएस का फुल फॉर्म है नेम सर्वर लुकअप। तो जैसे मैं इसको हिट मारता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डोमेन नेम है इस डोमेन नेम का ये आईपी एड्रेस है 160.153.60.37। अब अगर हम इसको रिलेट करें हमारे ट्रांसफॉर्म से, ट्रांसफॉर्म्स जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है ये। और इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है कि आप यूजर से वो एक इनपुट ले रहा है और इनपुट में वो आपसे क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर योर डोमेन नेम। देन जो भी इनपुट वो यूजर से ले रहा है उस इनपुट को रीड कर रहा है और फिर एक कमांड एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल हमने जो यूज किया है एनएस लुकअप में ये यूज किया। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, मैंने एंट्री किया और ये आपसे बोल रहा है कि आप अपना डोमेन नेम प्रोवाइड कीजिए। मैंने डोमेन नेम पास किया और उसने हमें क्या प्रिंट कर दिया, आईपी एड्रेस। तो माल्टिगो के अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्म्स हैं वो बेसिकली कोड्स हैं और वो कोड जो है वो इसी टाइप के कुछ प्रोग्राम्स बने हुए हैं जहां से वो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करके देगा। अब आप इसमें आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी भी मोबाइल के बेसिस पे कितने सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट बना हुआ है, किसी भी प्रोफाइल पिक्चर्स के बेसिस पे आप उसके आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो। तो वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन आप माल्टिगो के जो ट्रांसफॉर्म्स हैं इनसे आप गैदर कर सकते हो। तो माल्टिगो आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है, पीपल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना, सोशल नेटवर्क्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट्स, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपका क्लाउड्स पे जितने भी आपके सर्वर्स वगैरह हैं वो सर्वर किस दूसरे सर्वर से लिंक्ड है, या कोई फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका नाम सोनू लोधा है, वो किस किस सोशल मीडिया से लिंक्ड है, किस किस कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, किस किस वेबसाइट्स पे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसकी हेल्प से गैदर कर सकते हैं, माल्टिगो की हेल्प से। तो मैं फिर से आऊंगा लास्ट में ये थ्योरेटिकल पार्ट पे, लेकिन थ्योरेटिकल से पहले हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप इन स्लाइड्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक बार हम जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि हम माल्टिगो की हेल्प से क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो माल्टिगो को अगर आपको इंस्टॉल करना है आपकी मशीन में तो आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, आप लिनक्स प्लेटफॉर्म पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, या अगर आपके पास में कोई मैक प्लेटफॉर्म है, मैकबुक आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी जो डिपेंडेंसीज है वो है जावा। तो माल्टिगो टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। देन उसके बाद में आप माल्टिगो को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे पास में मैक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं ये जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है या जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा वो मैं लिनक्स प्लेटफॉर्म से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास में एक वर्चुअल मशीन है और आई थिंक सभी लोगों ने वर्चुअल मशीन के बारे में सुना होगा कि आप एक ही मशीन पे मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ मैं ये उबंटू
प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो मैंने मशीन को स्टार्ट किया। ये मेरा सिस्टम बूट हो रहा है। और सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो जिन लोगों के पास में विंडोज है उनको क्या करना है, सिंपल माल्टीगो की वेबसाइट पे जाना है और वहां से माल्टीगो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। साथ में आपको जावा इंस्टॉल करना है, तो जावा भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देन इन दोनों टूल्स को आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। बट जो लोग लिनक्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हम इन टूल्स को ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे पास में एक ऑप्शन है कि यहाँ पे जो विंडोज में आपके पास में जो कमांड प्रॉम्प्ट आता है, ऐसे ही आपके पास में लिनक्स में टर्मिनल आता है। इस टर्मिनल की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, जावा को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले मैं रूट से लॉगिन कर लेता हूँ। रूट यहाँ पे सुपर यूजर है। विंडोज में हम जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है हमें, तो सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं, देन उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हम जीयूआई से भी कर सकते हैं, या विंडोज के कुछ पैकेज मैनेजर है, पैकेज मैनेजर की हेल्प से आप किसी भी पैकेज को, पैकेज मीन्स यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ लिनक्स में जो पैकेज मैनेजर है वो है एपीटी। एपीटी और एपीटी क्या करने वाला है कि ये डायरेक्टली आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, जहाँ पर सारे पैकेजेस स्टोर हैं, और उन सर्वर से उस पैकेज को ये डाउनलोड करेगा, देन आपकी मशीन में इंस्टॉल करना करेगा। विंडोज के केस में क्या होता है, पहले हमें पैकेजेस को डाउनलोड करना पड़ता है, देन उसके बाद में उसको इंस्टॉल करना रहता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ जावा, लिख के मैंने एंटर मारा। जावा मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल नहीं है तो आप जावा को इंस्टॉल कर सकते हो। ये यम इंस्टॉल, सॉरी एपीटी इंस्टॉल जेडीके। जो लोग विंडोज प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उन्हें सिंपल जाना है जावा डाउनलोड, और फिर आपका प्लेटफॉर्म चूज करना है कि विंडोज में आप 32 बिट यूज कर रहे हो या 64 बिट यूज कर रहे हो, विंडोज 10 है या फिर विंडोज 11 या विंडोज 7, वो आपको चूज करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो मेरी मशीन में जावा इंस्टॉल हो गया। जावा स्पेस वर्जन अगर मैं कमांड चेक करता हूँ तो मेरी मशीन में जावा इंस्टॉल्ड है, जावा स्पेस माइनस माइनस वर्जन, और ओपन जेडी के आपका इंस्टॉल हो गया, उसका 11.0 वर्जन आपने इंस्टॉल किया। यस, ये हम उबंटू में इंस्टॉल कर रहे हैं ना, किसी ने मैसेज किया है, ये हम उबंटू में इंस्टॉल कर रहे हैं। एपीटी इंस्टॉल डिफॉल्ट it is सॉरी सर, चलिए हमने जावा इंस्टॉल कर लिया। अब हम आते हैं माल्टीगो। माल्टीगो तो देखिएगा, ये माल्टीगो का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूँगा। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है माल्टीगो का, मैं ये माल्टीगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया और यहाँ मैंने क्लिक किया डाउनलोड। माल्टीगो के 3 प्लान्स हैं। आप माल्टीगो प्रो यूज कर सकते हैं, आप माल्टीगो इंटरप्राइज यूज कर सकते हैं, और आप माल्टीगो कम्युनिटी वर्जन यूज कर सकते हैं। तो प्रो और इंटरप्राइज के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो भी उनका मंथली या ईयरली है वो आप
आपको परचेस करना पड़ेगा। बट अगर आप ट्रांसफॉर्म्स हैं वो अगर आपको यूज़ करना तो हम मल्टीगो कम्युनिटी यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से भी हम ढेर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और ये आपको फ्री में सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि मल्टीगो जो है वो ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि उसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से मल्टीगो कम्युनिटी चूज कर रहा हूँ, और आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं विंडोज EXE फाइल, यानी सिर्फ आपको मल्टीगो मिलेगा। और अगर EXE प्लस जावा आप यूज करोगे तो मल्टीगो के साथ में आपको जावा भी मिलेगा। बट अभी मेरा प्लेटफॉर्म लिनक्स है तो मैंने यहाँ से लिनक्स चूज किया। और लिनक्स में भी कैटेगरी आ रही है कि अगर आप उबंटू यूज कर रहे हो तो आपको डेबियन फैमिली चूज करना पड़ेगा। यदि आप सेंटोस लिनक्स यूज कर रहे हो या रेड हैट लिनक्स यूज कर रहे हो तो आप RPM फाइल यूज करोगे। एक जिप फाइल भी है, जिप फाइल आप दोनों में इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से यूज करता हूँ .deb डेबियन फैमिली, और मैंने मल्टीगो को डाउनलोड किया। मल्टीगो हमारा डाउनलोड हो रहा है। और ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है ना। ये पैकेज जो है जो भी हमने डाउनलोड किया, और ये मैंने लास्ट टाइम डाउनलोड किया था, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये पैकेज आपका डाउनलोड हो गया, और अभी आपको सिंपल क्या करना है, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है। आप देखिएगा अभी हमारा जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो /root है, और हमने जो पैकेज डाउनलोड किया, जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, वो किस लोकेशन पे, /home के अंदर, पैरेलल्स के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर। तो मैं यहाँ इस लोकेशन पे आ गया। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड्स के अंदर जाइएगा और यहाँ पे भी राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन कीजिएगा। आपका जो टर्मिनल है उसी लोकेशन पे ओपन हो गया। अभी आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे सूडो यूज करना पड़ेगा। सूडो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये सुपर यूजर के प्रिविलेजेस से आपको इस पैकेज को इंस्टॉल करके देगा। जैसे विंडोज में होता है ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और सिमिलर यहाँ पे सूडो है। तो apt इंस्टॉल मल्टीगो, सुपर यूजर का मैंने पासवर्ड टाइप किया, और ये मल्टीगो एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो गया। आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, या फिर आप कमांड लाइन की हेल्प से मल्टीगो कमांड्स भी रन कर सकते हो। तो मल्टीगो का कम्युनिटी एडिशन हम यूज कर रहे हैं, और उसका वर्जन है 4.2। जो लोग काली लिनक्स पे काम करते हैं, तो काली लिनक्स अगर आपके पास में है, जो कि हैकिंग के पर्पज से यूज करते हैं, सिक्योरिटी के पर्पज से हम यूज करते हैं काले ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसके अंदर ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, आपको वहां पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा मल्टीगो इंस्टॉल हो गया। मल्टीगो को इंस्टॉल करने के लिए हमने पहले जावा इंस्टॉल किया, देन उसके बाद में मल्टीगो का सेटअप डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल किया। मल्टीगो को यूज करने के लिए, आपके मल्टीगो कम्युनिटी एडिशन को भी यूज करने के लिए आपके पास में मल्टीगो का अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको मल्टीगो की वेबसाइट्स पे जाना है, कम्युनिटी एडिशन पे, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है, जो भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करके आपके इस फॉर्म को सबमिट करना है। देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और जब भी आप फर्स्ट टाइम मल्टीगो में लॉगिन करेंगे, वो आपसे को सबसे पहले रजिस्टर करवाने वाला है कि जो भी आपका यूजर नेम है और आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे पास करना है। देन उसके बाद में आप इस टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टार्ट पेज है, और ये हमारे पास में विजिबल है क्या, ट्रांसफॉर्म्स। तो ट्रांसफॉर्म्स की आप कैटेगरी चेक कर सकते हो, डेटा कैटेगरीज। अभी मैंने ऑल पे क्लिक किया है। ब्लॉकचेन, यानी ब्लॉकचेन से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो उसके लिए भी ढेर सारे ट्रांसफॉर्म्स आपके पास में। अब उसमें से कुछ फ्री भी हैं, कुछ फ्री ट्रायल भी हैं, और कुछ पेड भी हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है आपको, तो आपके पास में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी ट्रांसफॉर्म्स है।
इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास में डोमेन नेम है, आपको आईपी की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मेल सर्वर हैं, कितने वेब सर्वर्स हैं, कितने डेटाबेस सर्वर्स हैं, मशीन पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करनी है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म्स यूज कर सकते हो। किसी भी पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किधर करनी है तो उसके लिए भी आपके पास में ट्रांसफॉर्म्स हैं। फिशिंग, सोशल मीडिया साइट्स, थ्रेट इंटेलिजेंस, वल्नरेबिलिटीज, वेब कंटेंट, तो मल्टीपल टाइप्स के आपके पास में ट्रांसफॉर्म्स हैं। और ये ट्रांसफॉर्म्स वही हैं जो एक टूल का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एनएस लुकअप। तो एनएस लुकअप से क्या होगा कि जैसे आप एनएस लुकअप कमांड एग्जीक्यूट करोगे आपको उस डोमेन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एनएस लुकअप की इंफॉर्मेशन यानी कि किसी भी डोमेन की इंफॉर्मेशन गैदर करना है, यानी डोमेन नेम आपको पता है और अगर आपको आईपी आइडेंटिफाई करना है या आईपी की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आपके पास में एनएस लुकअप है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो ट्रांसफॉर्म्स है उसके अंदर एनएस लुकअप का कोड डाल दिया है कि जब भी कोई यूजर किसी भी डोमेन पे या किसी भी आईपी पे इस ट्रांसफॉर्म को एग्जीक्यूट करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी उसका डोमेन नेम है तो वो डोमेन नेम आपको गैदर करके दे देगा, अगर आईपी एड्रेस है तो वो आईपी एड्रेस आपको गैदर करके दे देगा। तो मैं भी इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम एक ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू ग्राफ। अब यहाँ से आपको एंटिटी चूज करना है कि आपको किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, किसी इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना है, किसी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना है, या आपके पास में किसी मालवेयर का शा वैल्यू है, मतलब मालवेयर का जो हैश वैल्यू आता है, जितने भी मालवेयर्स होते हैं या जितने भी वायरसेस होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम में जब भी आप कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो एंटीवायरस जैसे हमने इंस्टॉल किया अब हमारा सिस्टम जो है वो वायरस से फ्री हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। एंटीवायरस सिर्फ किस टाइप के वायरस को डिटेक्ट कर सकता है, जब उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया तो डेवलप करते टाइम पे उसमें जितने भी वायरसेस थे उस टाइम पर उन सब का जो हैश वैल्यू है वो उसके अंदर स्टोर किया गया है। तो अब जब भी आपके सिस्टम में कोई फाइल आएगी तो वो फाइल को जो एग्जिस्टिंग हैश है उसके पास में वायरस के, मालवेयर्स के, ट्रोजन्स के, उनकी हेल्प से वो स्कैन करता है। अगर उसमें से कोई भी डिटेक्ट नहीं होता है तो वो देता है कि ये फाइल जो है वो वायरस फ्री है, और अगर उसमें से कोई भी एक हैश डिटेक्ट हो जाता है तो वो बता देता है कि इस फाइल के अंदर मालवेयर्स हैं या फिर वायरसेस हैं। और कोई न्यू वायरस अगर आता है तो वो आपका जो एंटीवायरस है वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। इसलिए जब भी आप एंटीवायरस टूल्स वगैरह यूज करते हैं तो डे टू डे उनको आप अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया हैश डिटेक्ट होता है किसी भी मालवेयर या वायरस से रिलेटेड तो वो कंपनी अपने एंटीवायरस के अंदर उसको इंजेक्ट कर देता है। तो यहाँ से हम एक एंटिटी चूज करते हैं। एंटिटी में आपके पास में पर्सन्स, इमेजेस, सर्विसेज, डिवाइसेस आप चूज कर सकते हो कि आपके पास में कोई डिवाइस है। ग्रुप्स यानी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास में AAA रिकॉर्ड, DNS रिकॉर्ड, AS, जो लोग नेटवर्किंग से बिलोंग करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। नेटवर्क का साइडर ब्लॉक है, किसी नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना है। CVE, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर्स, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में जब कोई वल्नरेबिलिटीज आती है तो ये एक वेबसाइट है जो उस वल्नरेबिलिटीज को मेंटेन करता है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो भी गैदर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले GUI से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है CVE और ये ग्लोबल डेटाबेस को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है कि टिकटॉक जो एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन के अंदर क्या वल्नरेबिलिटीज है, तो मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। टिकटॉक, तो यहाँ आप देख सकते हैं टिकटॉक में एक वल्नरेबिलिटीज आई थी कि इसमें कि जो टिकटॉक का एप्लीकेशन है 12.2.0 एंड्रॉयड या फिर iOS प्लेटफॉर्म के लिए
इसमें जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, इमेजेस, वीडियोस, वो सब अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफर होती हैं। तो बीच में अगर कोई अटैकर आके आपके डेटा को कैप्चर करे तो वो इजीली रीड कर सकता है कि इस नेटवर्क के थ्रू किस टाइप का डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, ओके, सॉरी, चलिए सर, पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट कर सकते हैं क्या अपने आप को? पॉसिबल है? हाँ, ओके, आप उनको परमिशन दे दीजिएगा। अब जब भी आपको लगता है किसी को कि स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप उस टाइम पर म्यूट कीजिएगा, अदरवाइज आप म्यूट करके रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये हमारा टूल्स था माल्टिको। मैंने बस एक न्यू ग्राफ लिया यहाँ पर, और ये हमारे पास में डिवाइसेस हैं। मैं यहाँ से चूज करता हूँ वेबसाइट, तो आप यहाँ से सर्च भी मार सकते हैं वेबसाइट। तो ये एंटिटी है जिसकी इंफॉर्मेशन हमको गैदर करना है, यानी इस वेबसाइट तो अनम्यूट हमारा हुआ सेम एक्सेस स्पीकर स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म्स हैं, एटीटी एंड सी के MISP का एक ट्रांसफॉर्म है। शोडन का नाम सुना होगा आपने? कितने लोगों ने सुना शोडन का नाम? शोडन आपका क्या है? एक सर्च इंजन है जिसपे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपके जो डोमेन्स हैं, IP एड्रेसेस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। ये शोडन है, सर्च इंजन। तो यहाँ से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, फॉर एग्जांपल एक डोमेन नेम है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर, तो मैंने शोडन की वेबसाइट पे आकर डोमेन को सर्च किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पास में इस डोमेन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। IP नंबर, ये IP एड्रेस इस डोमेन के साथ में मैप्ड है। FQDN आ गया, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। होस्ट नेम कुछ भी नहीं है। फिर आपका डोमेन क्या, IP नंबर आ गया, नेम सर्वर्स आ गया, यानी जो नेम टू IP और IP टू नेम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, वो ये दोनों नेम सर्वर्स हैं आपके। फिर आपका मेल सर्वर आ गया। तो लास्ट में और भी इंफॉर्मेशन आ गई कि आपने किस वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को यूज किया। तो ये जो डोमेन हमने परचेस किया, ये कहाँ से परचेस किया? GoDaddy से। ये उसका AS नंबर आ गया, ऑटोनोमी सिस्टम नंबर। लोकेशन आ गई, और भी ढेर सारी कलेक्ट की, और वो यहाँ पे आपको प्रिंट कर दिया। तो रॉपटेक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी मशीन, डोमेन नेम, होस्ट नेम, ये अगर आपको पता है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप गैदर कर सकते हो। बट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके पास में, आप इसमें रिलेशन चेक नहीं कर सकते कि कौन सा डोमेन नेम या कौन सा IP किस अदर IP एड्रेस से या किस डोमेन से वो मैप्ड है, ये सब आपको विजिबल नहीं है। और ये सारी फैसिलिटीज, मैपिंग वाली जो फैसिलिटीज है, वो हमें कौन प्रोवाइड कर पा रहा है? माल्टिको। तो मैं फिर से माल्टिको में चाहता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, और यहाँ से हम कुछ ट्रांसफॉर्म एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले
ट्रांसफॉर्म को एग्जीक्यूट करता हूँ, इसमें से कोई भी एक ट्रांसफॉर्म चूज करता हूँ और मैंने यहाँ पे सर्च किया डीएनएस नेम, तो हमारे पास में ऑलरेडी है डीएनएस रिकॉर्ड्स, है ना, ये डीएनएस नेम ही है आपका itindia.in। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया ईमेल एड्रेस विद इन प्रॉपर्टीज, इस डोमेन से रिलेटेड जितनी भी ईमेल आईडीज हैं वो आप फाइंड कीजिएगा। तो हमने उस ट्रांसफॉर्म को रन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। और इस डोमेन से रिलेटेड मुझे कोई भी इस वेबसाइट से रिलेटेड मुझे कोई भी ईमेल आईडी नहीं मिला है। तो हम एक काम करते हैं, मैं इस वेबसाइट को साइड में रखता हूँ, हम यहाँ पे एंटिटी चेंज करते हैं और एंटिटी क्या यूज कर लेते हैं, डोमेन नेम। तो अभी हम डोमेन नेम यूज कर रहे हैं और फिर से मैं अपना डोमेन नेम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ itindia.in। फिर से मैं वही सारे ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो ऑल ट्रांसफॉर्म्स डीएनएस नेम mx है, मेल सर्वर्स, यानी इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी मेल सर्वर्स हैं उनको हमें लिस्ट करना है या उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो मैंने इस ट्रांसफॉर्म को एग्जीक्यूट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड ये एक मेल सर्वर है जो इस डोमेन के अंदर जितनी भी ईमेल आईडी हैं, फॉर एग्जांपल sorulodha@itindia.in, या जितने भी यूजर्स हैं वो सब इस मेल सर्वर की हेल्प से मेल ट्रांसफर करते हैं। फिर मैंने उस डोमेन पे राइट क्लिक किया, फिर से हमें कुछ जैसे अभी हमने देखा था प्रॉपटेक्स की जो सर्च इंजन है, तो उसका भी एक ट्रांसफॉर्म है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने वेब ब्राउजर से जाके कलेक्ट किया था वो सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसने सिर्फ क्या दिया, जो मेल सर्वर की जो इन्फॉर्मेशन थी बस वही इन्फॉर्मेशन उसने भी कलेक्ट किया। मैं फिर से आता हूँ और यहाँ से मुझे किसी पीपल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च मारनी है। या आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन सर्च मारनी है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई ट्रांसफॉर्म है क्या। यस, आईपी एड्रेस शोडन का ये ट्रांसफॉर्म है। मैंने इस ट्रांसफॉर्म को एग्जीक्यूट किया। अब आप देखिएगा कि शोडन जो है वो आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप लाइसेंस यूज कीजिएगा या फिर आप क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका फ्री ट्रायल है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, शोडन की वेबसाइट पे जाना और यहाँ आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मेरे पास में ऑलरेडी एक अकाउंट है, मैं इस अकाउंट को यूज करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट है और अगर आप अकाउंट्स में आके चेक करोगे तो ये देखो शोडन मुझे एक एपीआई की प्रोवाइड करवा रहा है। इस की हेल्प से मैं इस ट्रांसफॉर्म को यूज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा की है और शोडन में आके मैंने वो पेस्ट कर दिया। आई थिंक यही है जो लास्ट टाइम अभी हमने देखा है, यही वाला की है। तो मैंने अभी इसको इग्नोर किया और आप देख सकते हैं मैंने रन कर दिया इसको। तो इस ट्रांसफॉर्म को यूज करने के लिए आपको एक एपीआई की रिक्वायरमेंट है और वो एपीआई की आपके लिए फ्री ट्रायल में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट, ये जो डोमेन है, ये डोमेन इस पर्टिकुलर आईपी से मैप्ड है। अभी आपको इस आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हु इज, तो हु इज में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे ट्रांसफॉर्म्स हैं। हु इज रिकॉर्ड्स लुकअप, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सर्वर है, वही सर्वर है जो उससे लिंक्ड है और उसका कुछ ईयर आ रहा है ना, डेट टाइम आ रहा है और ईयर आ रहा है। तो 2014 का इसमें टाइम आ रहा है
और अगर हम यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो व्यू वाले टैब्स पे आके, विंडोज पे आके सॉरी, प्रॉपर्टीज व्यूज पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेल, आईपी एड्रेस, इन दोनों के बीच में जो लिंक है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको साइड में मिल रहा है ना। रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका गोडेडी है, रजिस्ट्रेंट स्ट्रीट आपको विजिबल है, ईमेल आईडी यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्रिएटेड डेट यानी ये जो डोमेन है वो कब परचेस किया गया था 2011 में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अपडेट कब हुआ था 2014 में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं सिंपल ये किसी भी एंटिटी को मुझे डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके बस डिलीट करना है, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। और अभी हम इस डोमेन पे जितने भी ट्रांसफॉर्म्स है, ऑल ट्रांसफॉर्म्स को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो फिर हमें कुछ आइडिया लगेगा कि उस डोमेन से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किए। तो मैंने जितने भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्स हैं वो सारे ट्रांसफॉर्म्स मैंने परफॉर्म कर दिए। रन ऑल, उससे पहले मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इस वेबसाइट, इस डोमेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं है। और जैसे ही मैं ये ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिएगा इस डोमेन से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी ईमेल आईडी हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको लिस्ट हो जाएंगे। Sorry to interrupt you, sir. Sir, can I ask a question? यस, This is Anita Soni, sir. Sir, I just wanted to know, we are decoding so many information related to domains and website. Is it like it is a threat for us also? Is not someone monitoring us while we are decoding such informations? ओके, Is it? I just wanted to know whether it is acceptable to decode such informations about any site. लाइक Like just now we were doing like for this domain we were doing like for an example, it is just a query in my mind. Are we also being tracked somewhere, like who is extracting information about the domain, the IP address and the other email addresses, or and any other information connected to that particular domain? This was your personal domain, sir. So the issue is if I take any other domain and try to do this. No, sure actually, sure sir, sure. uh, this tool shows information only the information that are publicly available on the internet. Okay, this Please is a collect public only data. these- Okay. Yes, yes. So then there is no issue. It's a public data, sir. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई जो भी डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल है, बट पब्लिकली में भी हमारा ही ये जो डेटा है मैं उसी को बस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे परमिशंस नहीं है कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी से रिलेटेड जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करूँ। इसलिए मैं यहाँ पर जो वेबसाइट है हमारा, ये जो डोमेन नेम है, बस उसी से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। चलिए, तो मैं फिर से ट्रांसफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी जिसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है वो एपीआई की का प्रॉब्लम है, यानी हुएज में जो एक्सएमएल वाला ट्रांसफॉर्म है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एपीआई की प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेन से रिलेटेड सिर्फ एक वेबसाइट आया है, जो वेबसाइट अभी इंडिया में होस्टेड है। इसको जूम करते हैं। तो ये वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ गई। अभी इस वेबसाइट की हेल्प से मुझे और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे आके और ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट किए। चलिए, तो जैसे मैंने इस वेबसाइट्स पे ये ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट किया है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास में नेम सर्वर्स आ गए हैं। तो ये आपके पास में डोमेन नेम सर्वर्स हैं जो आईपी टू नेम और नेम टू आईपी को रिजॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं।
से इसको मैं जूम करता हूँ। ये आपका डोमेन प्रोवाइडर आ गया godaddy.com, और इस कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल है। बट अभी भी फिर भी हमारे पास में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है जिसकी हेल्प से हम कुछ और इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा एंटिटी चूज करता हूँ, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। एलियास बेसिकली आपके यूजर्स नेम है। अगर आपके पास में कोई यूजर नेम है, फॉर एग्जांपल फेसबुक का यूजर नेम है या इंस्टाग्राम का यूजर नेम है या किसी भी मेल आईडी से रिलेटेड जो यूजर नेम होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो आप ये एलियास वाला एंटिटी चूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एक एलियास यूज कर रहा हूँ और वो एलियास मैंने डाल दिया MITRASONU सोलो। और अभी इस एलियास से रिलेटेड अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो मैंने ट्रांसफॉर्म्स को एग्जीक्यूट किया। बट इस यूजर नेम या इस एलियास से रिलेटेड हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में सिर्फ लिमिटेड ट्रांसफॉर्म्स हैं। तो अभी हम पहले आके क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म हब्स, और यहाँ से जितने भी फ्री ट्रांसफॉर्म्स हैं मैं उनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऑल कैटेगरी मैंने यहाँ से चूज किया फ्री। गूगल मैप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। NIST NVD, यानी अगर आपको किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है तो उससे रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्म्स हैं वो भी इंस्टॉल्ड है। थ्रेट माइनर, तो मैंने इसको इंस्टॉल किया। ये ट्रांसफॉर्म्स आपके इंस्टॉल हो गए। सोशल लिंक्स, मैंने इसको भी इंस्टॉल कर लिया। जो फ्री ट्रायल है हम उनको भी यूज कर लेते हैं। Hoster.io को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। शोडन भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। SSL सर्टिफिकेट्स, किसी भी वेबसाइट्स के सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो उसके लिए भी हमारे पास में ट्रांसफॉर्म्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हुईज का API भी ऑलरेडी इनेबल्ड है। और एक बार मैं मल्टीगो को क्लोज कर रहा हूँ। फिर से मैं मल्टीगो को ऑन कर रहा हूँ। न्यू ग्राफ। अब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं एक टेलीफोन नंबर यूज कर रहा हूँ, या किसी भी पर्सन से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो यहाँ पे मैंने पर्सन का नेम चूज किया। मैं अपनी ही इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको अभी आप 1 by 1 जितने भी ट्रांसफॉर्म्स हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। और फिलहाल हम अभी और यूज कर लेते हैं।
something is missing. सिलेक्टेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं आई, मल्टी को प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं एक बार ईमेल आईडी यूज करके देखता हूँ। तो जब मैंने किसी पर्सन को सर्च किया तो हो सकता है कि इस पर्सन के बारे में पब्लिकली कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सोनू लोदास होंगे जो पब्लिकली अवेलेबल होंगे, इनका डेटा पब्लिकली अवेलेबल होगा। लेकिन मैंने जब अपने मेल आईडी से फाइंड किया तो उसने मुझे एक वेबसाइट सर्च करके दे दिया कि ये जो ईमेल आईडी है वो पर्टिकुलर इस वेबसाइट से रिलेटेड लिंक है। फिर से ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम वेबसाइट्स। ओके, है ना, लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मुझे अभी कलेक्ट हो रहा है, तो मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अभी गूगल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि गूगल एक काफ़ी बड़ा कंपनी है और उसमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से गूगल यूज़ कर लेता हूँ, डोमेन google.com। ट्रांसफॉर्म्स, ऑल ट्रांसफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हमें गूगल से रिलेटेड TLD सर्च करना है। TLD होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, जैसे google.com, ऐसे google.in भी होगा, google.com भी होगा। तो मैं उसको सर्च मारता हूँ TLD। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं google.ac भी है, google.ad भी है, google.ae भी है। तो ये ढेर सारे गूगल के सब डोमेन्स आ रहे हैं जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं। और ये सब क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल आते हैं कि आपका जो है वो इंटरव्यू है इस कंपनी के साथ में, फर्स्ट 6 मंथ हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएंगे, देन उसके लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जिस वेबसाइट, जिस ईमेल से आपको लिंक आता है वो सिमिलर किसी ना किसी वेबसाइट से वो लिंक होता है, मतलब सिमिलर मैच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम redhat.com की बात करें या itindia.in की बात करें, तो हो सकता है कि वो आपको जब मेल भेजेंगे तो कुछ इस तरीके से डोमेन यूज कर सकते हैं, ITE की जगह LTE इंडिया यूज कर लेंगे। तो हमें क्या होता है कि हम डोमेन पे फोकस नहीं करते, हम ईमेल आईडी पे फोकस नहीं करते हैं, हम उसके सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है या आपका इस कंपनी में जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया है, अभी बस आपको इंटर्नशिप हम प्रोवाइड करवाएंगे, देन उसके बाद में आपको हम ऑन बोर्ड कर देंगे, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप के फ्रॉड होते हैं, तो वो सब डोमेन की हेल्प से होता है। तो अगर मुझे चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन हमारे डोमेन से रिलेटेड कोई डोमेन परचेस करके और उससे रिलेटेड इस टाइप के कुछ फ्रॉड कर रहा है, तो हम TLD यूज कर सकते हैं।
मैं फिर से कुछ ट्रांसफॉर्म्स परफॉर्म करता हूँ। मैं इस बार ऑल ही परफॉर्म कर देता हूँ, देन उसके बाद में हम एक एक को यूज करके देखते हैं। अभी कुछ ट्रांसफॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें इनपुट्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उनके लिए हमें पे करना पड़ेगा। ज़ूम आई सर्च, इंफॉर्मेशन अभी भी कलेक्ट हो रही है, और आप देखना इस बार ग्राफ जो है हमारा वो काफी बड़ा बनने वाला है। क्या किया मैंने? सर सिस्टम तो हैंग नहीं मारेगा? नहीं, सिस्टम हैंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें रैम और प्रोसेसर है। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ्स आपको विजिबल है, और नीचे आपके पास में व्यूज भी हैं कि अगर आपको सिर्फ हैश चेक करना है तो आप हैशेस चेक कर सकते हो। ईमेल आईडीज कितनी है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। IPv4 के लिए उन्होंने कलर्स डिफाइन किए हैं। NS कोड्स भी आपको विजिबल है। और मैं यहाँ पे विंडोज में आके ओवरव्यू प्रॉपर्टीज व्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं किसी भी एक एंटिटी पे क्लिक करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने चूज किया, तो यहाँ पे ये लोकेशन की इंफॉर्मेशन आ रही है ना। IP एड्रेसेस मुझे फाइंड करना है, तो ये हमारे IP एड्रेसेस है। अब प्रॉपर्टी व्यू में आप चेक कर सकते हो कि मशीन का जो IP एड्रेस है वो दिस ये IP एड्रेस। अभी इस IP एड्रेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है तो आप उस पर भी ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर्टिकुलर उस IP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमें कलेक्ट करनी है कि वो IP एड्रेस कितनी अदर साइट्स वगैरह से लिंक है, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसको बाद में परफॉर्म करता हूँ। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो जो भी पब्लिक IDs हैं, ईमेल ID हैं, वो आपको यहाँ पर विजिबल है। लोकेशंस आ रही हैं, IP एड्रेसेस आ रहे हैं। जो कॉन्टेक्ट नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं गूगल के, वो आपको यहाँ पर विजिबल हैं। जो गूगल की वेबसाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है ना, गूगल सर्च www.google.com, cloud.console.google.com। तो उस डोमेन से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आपको लिस्ट हो गई, और जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं वो हमें विजिबल है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल्स के साथ में वो लिंक भी आ रहा है कि वो किस एंटिटी के साथ में लिंक है। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हैं आपके पास में, कुछ डॉक फाइल भी है। तो उस डॉक फाइल से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना है कि ये जो इमेज है या ये जो PDF फाइल है वो किस वेबसाइट्स वगैरह से डाउनलोड किया गया होगा या किस वेबसाइट्स पे वो स्टोर है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये जितने भी नेम सर्वर्स हैं वो आपको लिस्टेड हैं, IP एड्रेसेस आपको विजिबल हैं। जैसे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता हूँ। एक डोमेन है, और डोमेन का IP एड्रेस आप चेक कर सकते हो कि ये इसका पब्लिक IP एड्रेस विजिबल है। तो हमें बस IP एड्रेस मिला है कि किसी भी अटैकर ने या किसी भी हैकर ने इस IP एड्रेस से हमारे सर्वर्स या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक किया है। तो हमें सिर्फ एक IP एड्रेस मिला है, और IP एड्रेस के बेसिस पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है
कि वो आईपी एड्रेस किस किस वेबसाइट से लिंक है और किस किस लोकेशन से उसने वो एक्टिविटी परफॉर्म किया। तो मैंने आईपी एड्रेस यूज किया और अभी मैं एक सिंगल इस आईपी एड्रेस से ट्रांसफॉर्म्स परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन आई है वो आप देख सकते हैं कि आपका आईपी एड्रेस, ये उसका लोकेशन आ रहा है। ये आईपी एड्रेस जो है वो एक सर्वर का आईपी एड्रेस है जो कि अमेजोन वेब सर्विसेज पर होस्टेड है, यानी हमने अमेजोन का क्लाउड यूज किया हुआ है, वहां पर वो सर्वर आपका होस्टेड है, उसका पब्लिक आईपी है। और आप देख सकते हैं कि वहां से कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है आपके। उस मशीन से कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है? ओपन एसएसएच यानी 22 नंबर का पोर्ट ओपन है, 443 पोर्ट ओपन है, HTTP एंड HTTPS दोनों पोर्ट्स ओपन है। तो जब भी आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वो HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से एक्सेस होती है। लेकिन अगर आपको उसको रिमोटली एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, ओपन एसएसएच पोर्ट भी इनेबल्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कभी भी इस मशीन को रिमोटली एक्सेस करूँ 3.212.5529, जैसे आप लोग टीम वीवर या फिर एनीडेस्क यूज करते हैं किसी भी मशीन को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, सिमिलर हमारे पास में एक यूटिलिटी होती है SSH, कमांड लाइन यूटिलिटी, है ना। आप टेलनेट भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने हिट मारा, देखो वो आपसे बोल रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, मैंने बोला यस। लेकिन उसने आपको परमिशन डिनाइड बोल दिया कि ये जो सर्वर है ना वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इसमें इनेबल्ड नहीं है। अगर आपको यहाँ पे लॉग इन करना है तो आपके पास में की होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट कीज होती हैं, तो उस की हेल्प से आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो अभी आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि इस मशीन का 22 नंबर का पोर्ट ओपन है, इस मशीन को, इस इंफॉर्मेशन को क्या हम मिसयूज कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? सर अगर उसमें अगर वर्जन में कुछ वल्नरेबिलिटी होगी तो सर कुछ यूज कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर ये जो ओपन एसएसएच आप यूज कर रहे हो उसका जो भी वर्जन है, उस वर्जन में अगर कोई, उस पैकेज के वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटीज है तो आप उसके बेसिस पे जो भी एक्सप्लॉइट्स वगैरह हैं उनको यूज करके आप उस मशीन पर अटैक कर सकते हो। देखो दूसरा मिसयूज क्या हुआ कि मैं जितनी बार ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, जितनी बार मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, उतने टाइम क्या होगा, उस मशीन पे डेटा ट्रांसफर होगा। क्या होने वाला है? डेटा ट्रांसफर होने वाला है। जब मशीन के पास में रिक्वेस्ट जाएगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, बट नेटवर्क के थ्रू उस सर्वर्स तक डेटा ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक लूप क्रिएट कर दूं और उस लूप में क्या होगा, कंटिन्यूसली वो उस मशीन को 24 आवर्स तक कंटिन्यूसली एसएसएच करेगा, तो हो सकता है कि आप डॉस अटैक हो जाए। बिल्कुल, है ना, डॉस टाइप का अटैक। तो कंटिन्यूसली अगर वो डेटा ट्रांसफर करेगा तो आप मानिए कि चलिएगा कि उसने कितने जीबी का डेटा ट्रांसफर किया वनडे में, 40 जीबी का डेटा ट्रांसफर हुआ। तो अभी ये जो डेटा ट्रांसफर हुआ ये आपका किस में ऐड हो जाएगा, आपकी क्लाउड की कॉस्ट में। यानी आप जब उस मशीन को रन कर रहे थे तो पहले सिर्फ आपको मशीन का चार्ज देना पड़ रहा था कि मशीन का जितना भी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो, रैम यूज कर रहे हो, CPU यूज कर रहे हो, उसका जो भी बिलिंग हो रहा है वो आपको पे करना है। लेकिन अभी एडिशनली आपको इस 40 जीबी का जो ये जो डेटा आपने आपकी मशीन से ट्रांसफर हुआ है इसका भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे यूजर्स जो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग सीख रहे हैं अभी, जिनका AWS पे अकाउंट है और वो लोग मशीन्स वगैरह क्रिएट करते हैं,
तो उन्होंने देखा हुआ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका जो बिल है वो $50 $60 इस तरीके से जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी मशीन में SSH पोर्ट ओपन है और उस पोर्ट को कोई भी यूजर क्या कर सकता है, रिमोटली एक्सेस कर सकता है। अब अगर उसके पास में आईपी पासवर्ड पता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखा है, तो हम पासवर्ड गैस भी कर सकते हैं कि यार रूट का पासवर्ड रूट हो सकता है, रेड हैट हो सकता है, पासवर्ड ही हो सकता है, कोई भी पासवर्ड हो सकता है। या हो सकता है कि सामने वाले बंदे ने अपना पेट नेम रख रखा है, ये पेट का नेम रख रखा है, या फिर डेट ऑफ बर्थ रख रखा है पासवर्ड में, या हो सकता है कि उसका नेम @2021 या EC2 AWS किसी भी नाम से वो पासवर्ड हो सकता है, और वो पासवर्ड गैस करके उस सर्वर में लॉग इन कर सकता है। अगर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड नहीं है, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली उस सर्वर्स पे कुछ रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो जैसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो हमें रिस्पॉन्स करेगा, तो वहां से डेटा ट्रांसफर हुआ। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया कि उसकी जो डेटा की जो कॉस्टिंग थी वो हमने इंक्रीज कर दी। यानी उस पहले उन लोगों का बिल सिर्फ $10 का आ रहा था, अभी हमने जब ये कंटिन्यूअसली ये जो अटैक ये बोल सकते हो आप, या डीडोस अटैक बोल सकते हो, कि कंटिन्यूअसली आप जब उस पर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है और उसकी भी कॉस्ट आपकी ऐड हो गई। तो उस तरीके से आप किसी भी बिजनेस को इंटरप्ट कर सकते हो, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई किससे, उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे। अब अगर हम और भी इंफॉर्मेशन चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपाचे वेब सर्वर आपका रनिंग है, यानी वो लोग जो वेब सर्वर यूज कर रहे हैं, वो जो वेबसाइट होस्टेड है, वो किस वेब सर्वर की हेल्प से होस्टेड है, अपाचे की हेल्प से। तो फिर हमारा काम क्या हुआ, नेक्स्ट हम आएंगे फिर से इधर CVE वाली वेबसाइट पे, और हम यहाँ पे आके सर्च मारेंगे कि भाई अपाचे से रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटीज है क्या। तो आप देख सकते हो कि अपाचे में ढेर सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, और कुछ फिक्स्ड भी हो गई, कुछ फिक्स्ड नहीं भी हुई है। तो हम फिर स्कैन मारेंगे कि उस पर कौन सा वर्जन यूज हो रहा है अपाचे का। अब उस स्पेसिफिक वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटीज है और उसका कोई एक्सप्लॉइट है, तो हम उस वेबसाइट पर वो परफॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इसका यूज करना, तो जैसे मैंने अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैन मारा, मुझे पता है कि 22 नंबर का पोर्ट जो है वो पब्लिकली ऑन है, यानी कोई भी यूजर उस पोर्ट को एक्सेस कर सकता है। तो मैंने क्या किया, उसको डिसेबल कर दिया, यानी उस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो आईपी एड्रेस है, हमारा जो आईपी है, बस वहीं से वो पोर्ट एक्सेसिबल हो, आउटसाइड के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर सभी को। यस सर। फिर नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है ये पर्टिकुलर इस डोमेन के साथ में मैप्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज भी है ना। ये उनका सीबी नंबर आ रहा है, अगर मैं सीबी नंबर को आइडेंटिफाई करूं, एक मिनट से हम उसको आइडेंटिफाई करें तो हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फिर कुछ आईपी एड्रेसेस और भी आ रहे हैं जो उससे लिंक्ड है। ये अमेजोन के इंटरनल एड्रेसेस हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि अपाचे 80 नंबर के पोर्ट पे भी ओपन है। और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट नंबर है ना, उस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है। यानी अगर हम उस वेबसाइट को ओपन करें ब्राउजर पे आके, और इसके सर्टिफिकेट चेक करें हम कनेक्शन सिक्योर पे आके, मोर इंफॉर्मेशन, व्यू सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये इसका क्या है, सीरियल नंबर है। जैसे कई बार होता है ना कि हम वेबसाइट्स वगैरह को एक्सेस करते हैं, और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो HTTP पे रन हो रही हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो HTTPS पे रन हो रही हैं। लेकिन HTTPS में भी दो कैटेगरी होती है। एक होता है सेल्फ साइन। सेल्फ साइन का मतलब ये है कि वो जो कंपनी है उसने अपने पर्सनल सर्टिफिकेट जनरेट कर रखे हैं, तो उस वेबसाइट पे आप जो भी कम्युनिकेशन करोगे वो उनके सर्टिफिकेट की हेल्प से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होने वाला है। इसका मतलब ये कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को वो किसी भी पॉइंट पे डिक्रिप्ट कर सकते हैं।
सेकंड होता है कि कुछ सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है जो आपको ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाती हैं। तो आप देखिएगा मैं भी कौन सी सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूज कर रहा हूँ, लेट्स एनक्रिप्ट, है ना। तो लेट्स एनक्रिप्ट एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसे डिजीसेट है, ढेर सारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो हमें सिर्फ आईपी की इंफॉर्मेशन बताती है। हमने आईपी से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब मैं इस पर्टिकुलर इस डोमेन से रिलेटेड, मुझे आईपी से डोमेन मिल गया, मुझे इस डोमेन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो मैं फिर से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्स को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, उसने क्या किया कि इस पर्टिकुलर इस डोमेन से रिलेटेड, ये जो डोमेन था आपका सब डोमेन था ec.rgpbonline.org, इसका ओरिजिनल डोमेन क्या है, ये डोमेन है rgpbonline.org, ये इसका डीएनएस नेम है। अभी अगर मैं इस पे ट्रांसफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी सब डोमेन्स है, अभी हमारे पास में सिर्फ एक सब डोमेन था जिसका नाम था EC, है ना। अभी उस डोमेन से रिलेटेड जितने भी सब डोमेन्स हैं उनकी लिस्ट हमें मिल गई। तो इससे रिलेटेड एक वेबसाइट भी है rgpbonline.org। अभी भी आपके ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये जो डोमेन है इसका पब्लिक आईपी ये है और इससे रिलेटेड एक वेबसाइट भी होस्टेड है। ये इसका एप्टीडीएन है, डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम पे हम फिर से ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये डीएनएस नेम था, ये आपका डोमेन नेम है। जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक और सब डोमेन है जो इससे मैप्ड है। कुछ इमेजेस भी हैं, तो ये इमेजेस के यूआरएल भी आप चेक कर सकते हैं जो डोमेन से लिंक्ड है। प्रॉपर्टी ओवरव्यू, ये इमेजेस आ रही हैं। जैसे आप इस यूआरएल को ओपन करोगे तो आपको कुछ इमेजेस यहाँ पे विजिबल होंगे। ये है ना ttp.rgpbonline.org। फिर हम इस पर स्क्रॉल करते हैं तो हमें एक डोमेन और भी मिल गया जिसका नाम है ex.rgpb.org। अभी अगर मैं इसको स्कैन मारूंगा तो इससे रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेसेस है या जो भी पोर्ट्स ओपन है वो हमें लिस्ट हो सकता है। तो ये इसका पब्लिक आईपी है। अगर हम इस आईपी को स्कैन मारेंगे तो फिर से वही होगा जो हमने फर्स्ट वाले आईपी एड्रेस के लिए किया था कि उस मशीन पे जितने भी सर्विसेज चल रही हैं उनके कितने पोर्ट्स ओपन हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, वो सब आपको लिस्ट कर देगा। अभी आप इसका यूज करके उन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर सकते हो। वो जो पोर्ट्स आपके ओपन हैं उन पोर्ट्स को आप ब्लॉक कर सकते हो। यानी वो जो 22 नंबर का पोर्ट था जो आपका ओपन था, आप उसको डिसेबल कर दो या फिर ओनली माई आईपी कि सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आईपी से एक्सेसिबल हो, तो आप उसको लिमिट कर सकते हो। फिर वो इन्फॉर्मेशन ये जो पब्लिक टूल्स हैं जो गैदर करके लेके आ रहे हैं
वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होगी। फिर से ऊपर आता हूँ। अब जब हमने इनको स्कैन किया था फर्स्ट वाले को, तो यहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटीज भी आ रहे हैं, कुछ CVE नंबर भी आ रहे हैं और उनकी रेटिंग भी आ रही है। तो मैं किसी भी एक पे क्लिक करता हूँ और इसका जो CVE नंबर है इसको हम कॉपी करते हैं। फिर से मैं CVE वाले वेबसाइट्स पे आके इसको सर्च मारता हूँ। क्लियर है? तो ये OpenSSL में एक वल्नरेबिलिटीज है कि अगर आपने इसको फिक्स्ड नहीं किया तो अटैकर क्या कर सकता है कि कोई भी साइनिंग एल्गोरिथम्स को यूज करके आपकी प्राइवेट की को रिकवर कर सकता है। ये OpenSSL के 1.1 वाले वर्जन में ये बग है, आप इसको अपडेट कर लो। तो यहाँ से आपने देखा कि पोर्ट्स भी है, उसने प्रिंट कर दिया कि ये पोर्ट्स ओपन है और जो जो सर्विसेज चल रही हैं उस पोर्ट पर 22 नंबर के पोर्ट पे आपका चल रहा था OpenSSL में जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं वो उसने स्कैन कर दिया। अब आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अगर ये इसका कोई इसको फिक्स्ड कर दिया गया होगा तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से उसको फिक्स्ड भी कर सकते हैं कि इस वल्नरेबिलिटीज को अगर आपको फिक्स करना है तो आपको क्या करना होगा। आप किसी भी एक URL को ओपन कीजिएगा, रेफरेंस में जो URLs हैं डेटा नहीं है सिम रिलेटेड, मैं फिडोरा या रेड हैट के कुछ डॉक्स, रेड हैट एराडा कुछ डॉक्स को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप सिक्योरिटी एडवाइजरी और मॉडरेट है। क्रिटिकल होता है तो यहाँ पे क्रिटिकल विजिबल होता है आपको, और ये उसका सॉल्यूशन है कि अगर आपको इसको फिक्स्ड करना है तो आप इसको फिक्स्ड कीजिए। अफेक्टेड प्रोडक्ट रेड हैट लिनक्स 7 में ये इशू है। वर्क स्टेशन में डेस्कटॉप IBM पावर बिग यानी IBM के लिए जो IBM हार्डवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से उनमें भी ये बग है, और इस आर्टिकल की हेल्प से आप इसको फिक्स्ड कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको बता रहा है कि आपको किस किस पैकेज को अपडेट करना है जिसकी हेल्प से वो बग जो है वो आपका फिक्स्ड हो जाए। तो मैं फिर से अपने डायग्राम पे आता हूँ। फिर सेकंड वल्नरेबिलिटीज भी आपको दिख रही है, उसका CVE नंबर भी आपको यहाँ पर विजिबल है। मैं काम करता हूँ, ये ग्रीन यूज करता हूँ इस पर 1.9 डबल क्लिक किया मैंने इस पर। चेक करते हैं कि ये जो CB है वो किस एप्लीकेशन में कौन सा बग है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फायरफॉक्स CBE तो ये भी आपका किस रिलेटेड है, OpenSSL से रिलेटेड है। तो अगर ये बग है तो इजीली कोई भी आपकी मशीन में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं OpenSSL की या जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, तो आप इसको भी फिक्स्ड कर सकते हो। तो सिंपल हमें क्या करना है कि माल्टी को इंस्टॉल करना है, हमें अभी किसी और की इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है, हमें सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी कंपनी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, और उन सबको आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई सर्वर्स की अगर हम बात करें तो सर्वर्स में कितने पोर्ट्स ओपन हैं, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे कौन सा सर्विस यूज हो रहा है, जो सर्विस का जो हम स्पेसिफिक वर्जन यूज कर रहे हैं, क्या उस एप्लीकेशन में कोई बग है, अगर उसमें बग है तो हम उसको बग फ्री कर सकते हैं क्या, यानी उसका कोई सिक्योरिटी पैच आ गया तो हम उसको इंस्टॉल करें, तो इस तरीके से हम अवेयर रह सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी मतलब सिर्फ आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है
या आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसको सिक्योर करना चाहते हो, तो इस तरीके से हम वेबसाइट्स की सिक्योरिटी एनहांस्ड कर सकते हैं। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? यस सर। ओके, देखो ओपन एसएसएल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना भी आपका कम्युनिकेशन होता है किसी भी वेबसाइट पे, तो जो आप HTTPS यूज कर रहे हो वहां पे भी SSL यूज होता है ना। तो अगर SSL में कोई बग हुआ तो आपका पूरा की पूरा वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रहे हैं उस वेबसाइट्स पे, कम्युनिकेशंस जो हो रहा है वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन में कोई वेलनेबिलिटीज हो चल जाएगा, लेकिन अगर SSL प्रोटोकॉल्स या फिर ओपन SSL प्रोटोकॉल्स में अगर कोई बग है तो वो आपकी कंपनी के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। तो ये ग्लोबल डेटाबेस है, यहाँ पे आप वो डेटाबेस फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? AS नंबर, ऑटोनोमियस सिस्टम नंबर, है ना। AS नंबर का मतलब ये कि ग्रुप ऑफ रूटर्स को हम क्या बोलते हैं? AS नंबर, ऑटोनॉमी सिस्टम नंबर। यानी इंटरनेट में ढेर सारे रूटर्स हैं और उसमें से हमने कुछ रूटर्स को कंबाइन कर रखा है कि ये 10 to 15 रूटर्स हैं जिनको मैंने एक AS नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, फॉर एग्जांपल 14618, और ये 15 to 16 रूटर्स जो हैं वो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ इसी डोमेन में, इसी AS नंबर पे वर्क करेंगे। तो अगर मुझे चेक करना है कि 14618 ये जो मुझे ऑटोनॉमी सिस्टम नंबर असाइन हुआ है, इस ऑटोनॉमी सिस्टम नंबर में कितने रूटर्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, अगर वो मिला तो पब्लिक सर्वर रूटर करके एक वेबसाइट है, ये पब्लिक रूट सर्वर्स है ना। तो इंटरनेट पे हमारा आपका जितना भी ट्रैफिक इन और आउट होता है वो इन्हीं सारे सर्वर्स की हेल्प से ट्रांसफर होता है। तो ये पब्लिक रूट सर्वर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाला ISP है, इस ISP को ये ऑटोनॉमी सिस्टम नंबर असाइन हुआ है। सेकेंड वाले को भी सेम हुआ है क्योंकि दोनों सेम ही है। फिर थर्ड वाले को उन्होंने 852 ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर असाइन किया। और अगर मैं किसी भी एक रूटर्स की इंफॉर्मेशन चेक करूं, रूट सर्वर्स की इंफॉर्मेशन चेक करूं, जिसको हम टेलनेट कर सकते हैं, मैंने इसको ओपन किया। ओके, मेरी मशीन में टेलनेट आई थिंक इंस्टॉल नहीं है तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये भी पॉसिबल है। तो आप इस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे और किसी भी URL पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जहां पे आप कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप वहां पे कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करना, आप एक कमांड एग्जीक्यूट करना वहां पे IP रूट। तो आपको यहाँ पे ढेर सारे रूट्स मिलेंगे। जैसे होता है ना कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट को हिट मारते हैं, फॉर एग्जांपल माखन लाल की वेबसाइट को हमने हिट मारा, तो हम जब उस वेबसाइट को हिट कर रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं जा रही है। हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ पर जा रहा है? गूगल के DNS के पास में जा रहा है। जैसे हमने माखनलाल MCU की वेबसाइट पे जैसे हमने ओपन किया, जो भी उसका डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को वो सबसे पहले IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। ये मैनेजमेंट कौन कर रहा है? DNS सर्वर। फिर उस IP एड्रेस की हेल्प से वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो IP एड्रेस है वो किस लोकेशन पर है। देन उस सर्वर्स पे रिक्वेस्ट जाएगी, फिर आपकी जो मशीन है उस पर रिक्वेस्ट आने वाली है, फिर जो भी वेब सर्वर्स आपने इंस्टॉल किया वहां से वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, जो भी आपका लैंडिंग पेज है या लॉगिन पेज है। फिर से वो रिस्पॉन्स किसके पास में जाने वाला है? गूगल के पास में जाने वाला है। गूगल फिर से उसको नेम टू IP में रिजॉल्व करेगा और फिर आपके ब्राउजर पर वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये जितने भी रूट्स हैं, पब्लिक रूट सर्वर्स हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जब आप इनको ओपन करके किसी पे IP रूट कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे मिलियंस ऑफ IP एड्रेसेस, क्लास A, क्लास B, क्लास C
और IPv6 अगर कोई रूटर ऐसा है जो IPv6 को भी सपोर्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी IP एड्रेसेस हैं IPv6 रिलेटेड वो भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, पब्लिक रूट सर्वर्स। अगर मैं इस एस नंबर पे मल्टीको के ट्रांसफॉर्म्स परफॉर्म करूं तो उससे रिलेटेड जितने भी रूटर्स हैं यानी रूट सर्वर्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एएस नंबर है, ऑटोनॉमी सिस्टम नंबर है, इस ऑटोनॉमी सिस्टम में आपको ढेर सारे आईपी एड्रेसेस की रेंज मिल रही है ना। तो यहाँ से मैं किसी भी एक पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा मैं जैसे उसको सिलेक्ट करता हूँ आईपी का रेंज आ गया 3.5.0.0 से लेके 3.5.0.255 यानी 255 आईपी एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन इस एएस के पास में। फिर सेकंड वाले में अगर हम चेक करें तो 3.5.1.0 से लेके 3.5.1.255 तक ये रेंज भी सी के पास में। तो उस तरीके से अगर आपको मतलब आप नेटवर्किंग फील्ड से हैं और आपको ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर की हेल्प से वहां के आईपी एड्रेसेस की रेंज को आइडेंटिफाई करना है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, लोकेशन आ रही है। तो ये जो लोकेशन आ रहा है ये लोकेशन आ रहा है वर्जीनिया, है ना, नॉर्थ वर्जीनिया। यानी कि ये जो सर्वर है इस सर्वर की जो फिजिकल लोकेशन है, ये फिजिकल लोकेशन क्या है इसका, नॉर्थ वर्जीनिया। अब आपको क्या लगता है कि ये इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है? ये जो सर्वर की इंफॉर्मेशन बता रहा है आईपी के बेसिस पे कि ये जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ यूज हो रहा है, क्या उसकी लोकेशन है, ये आपके अकॉर्डिंग राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा? अबू सर? सर मेरे हिसाब से तो राइट होगा। राइट होगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कि अगर हम उस सर्वर्स को जाके फिजिकली जाके चेक करें कि इसकी लोकेशन क्या है तो आपको नॉर्थ वर्जीनिया मिलेगा। और जो जो पोर्ट्स हमने ओपन कर रखे हैं वो सारे पोर्ट्स भी आपको वहाँ पर विजिबल होंगे। अगर मैं उन पोर्ट्स को ब्लॉक कर दूंगा तो वो पोर्ट्स नेक्स्ट टाइम जब आप इन ट्रांसफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करोगे तो वो आपको विजिबल नहीं होंगे। क्लियर है? तो हम जाते हैं, फिर से मैं अपनी मशीन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ AWS क्लाउड। बस 1 मिनट के लिए मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ लॉगिन करने के लिए, देन उसके बाद में मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ। हेलो सोनू सर, आप हैं ना अभी? यस यस मैम, मैं हूँ और ये आई थिंक मेरा स्क्रीन भी अब आपको विजिबल है। ओके ओके। चलो, तो उसमें MFA एनेबल्ड था इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से क्लाउड के किस रीजन में हूँ, मतलब हमारे जितने भी सर्वर्स होंगे यहाँ पे उनका फिजिकल जियोग्राफिकल लोकेशन क्या हुआ, नॉर्दर्न वर्जीनिया। तो मैं वर्जीनिया में हूँ और मैंने यहाँ से चूज किया EC2। ये क्लाउड की एक सर्विस है जो आपको क्या प्रोवाइड करवा रही है, सर्वर्स प्रोवाइड करवा रही है। तो मैंने इस सर्विस पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं वो जो सर्वर्स हमने अभी जिसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो सर्वर ये यहाँ रनिंग स्टेट में है। और अगर हम इसका पब्लिक आईपी चेक करें, ये इसका पब्लिक आईपी 3.2.3.212.55.29। और अगर मैं फिर से अपने मल्टीको वाले पार्ट पे आता हूँ, जिस आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया था वो आईपी एड्रेस हमारा ये 3.212.55.29। और यहाँ पे आप सिक्योरिटी वाले पार्ट में आके आप चेक कर सकते हो, ये इसका फायरवॉल है। और फायरवॉल में आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से पोर्ट्स आपने ओपन कर रखे हैं। पोर्ट रेंज 443 आपने ओपन कर रखा है, HTTPS पोर्ट 22 आपने ओपन कर रखा है, लेकिन सोर्स में आपने एक पब्लिक आईपी डिफाइन किया कि सिर्फ इस आईपी एड्रेस से ये पोर्ट एक्सेस होना चाहिए। फिर आपने 80 पोर्ट इनेबल कर रखा है, फिर से आपने 22 नंबर का पोर्ट अलाउ कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है।
तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप्स पे आके, एडिट, कि हमें पब्लिकली उस पोर्ट को अलाउ नहीं करना है, ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अभी भी SSH इनेबल्ड है, बट स्पेसिफिक इस IP के लिए वो एक्सेसिबल है। अब आप देखिएगा, मुझे पोर्ट 80 और पोर्ट 443 को इनेबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं जो हमारी वेबसाइट पर एक्सेस करेंगे, वो तभी एक्सेस कर पाएंगे जब ये पोर्ट्स ओपन होंगे। बट एक ऐसा पोर्ट ओपन था जो पब्लिकली ओपन था, जिसका यूज नहीं है लेकिन उसका मिस यूज हो सकता है, तो मैंने उस पोर्ट को क्या कर दिया, यहाँ से ब्लॉक कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि HTTP का ट्रैफिक ऑन है, HTTPS का ट्रैफिक ऑन है, लेकिन किसका ट्रैफिक नहीं ऑन, SSH का है। SSH का ट्रैफिक अभी इनेबल्ड है, लेकिन स्पेसिफिक किसी IP एड्रेस के लिए मैंने इनेबल्ड कर रखा है, और मैं चाहूँ तो उसको भी रिमूव कर सकता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब जब फिर से मैं माल्टिको के ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट करूंगा, तो हमें SSH की इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली कि पोर्ट नंबर 22 इनेबल्ड है, और जितनी भी वल्नरेबिलिटीज आपको दिख रही थी, CV नंबर जो आपको मिल रहा था, अभी वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई हमारे सर्वर्स को स्कैन मारेगा, तो उसको नहीं पता है कि पोर्ट नंबर 22 पे कौन सा सर्विस चल रहा है। वैसे तो सर्विसेज इनका स्टैंडर्ड है कि सबको पता है कि पोर्ट 22 पे आपका SSH रन होता है। तो कंपनीज में क्या होता है कि हम पोर्ट चेंज करके रखते हैं, यानी हम, दुनिया को पता है कि 22 नंबर के पोर्ट पे हमारा SSH का सर्विस चल रहा है, तो हमने उसका पोर्ट चेंज करके 4040 कर दिया, यानी 4040 पर हमारी कौन सी सर्विस यूज हो रही है, SSH। लेकिन अगर मैं 4040 पोर्ट को ऑन करता हूँ, इनेबल करता हूँ पब्लिकली, तो क्या होगा कि जब भी कोई इसको स्कैन मारेगा, तो उसको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे SSH की सर्विस आपके लिसन कर रही है, और फिर उस सर्विस में जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं वो आपको लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने भी क्या किया, डिसेबल कर दिया। तो अभी कोई भी हमारे SSH से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो मैं लोकेशन आपको दिखा रहा था, आप देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल क्लियर था, नॉर्थ वर्जीनिया, और यहाँ पे आप सर्वर की लोकेशन चेक कर सकते हैं। ये जो सर्वर था हमारा वो वर्जीनिया में। अभी अगर मैं दूसरे सर्वर्स की इंफॉर्मेशन आपको दिखाऊं, जिसको हमने फिर से कलेक्ट किया था नीचे, EX वाला जो सर्वर था हमारा, ये सर्वर है ना, EX डॉट, ये इसका वेबसाइट आ गया। अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, तो इसका जो लोकेशन आएगा वो मुंबई आएगा, क्योंकि ये जो सर्वर हमने परचेस किया है ये मुंबई में परचेस्ड है। और यहाँ जैसे मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ से ये पोर्ट्स आपके ओपन है, 443 भी ओपन है, और पोर्ट 80 भी आपका ऑन है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्या है, और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम हाइड कर सकते हैं। Investigate, zoom out. क्लाउड है ना, तो ये सर्वर्स जो है ना वो ऑन प्रीमाइस नहीं है, ये किसी क्लाउड पर होस्टेड है, इसलिए यहाँ पर आपको क्लाउड विजिबल है। अगर मैं इस क्लाउड पे क्लिक करूंगा तो फिर अमेजोन से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक और डोमेन नेम है जो उस IP के साथ में मैप है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है वो अमेजोन मैनेज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DNS नेम EC2 डैश, जो भी आपका पब्लिक IP है वो आपको विजिबल है। तो ये DNS वाला जो मैनेजमेंट है, इस पर्टिकुलर इस DNS का वो मैनेजमेंट हमारे पास में नहीं है। वो कौन मैनेज करेगा, जो भी आपका CSP है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके क्लाउड्स के जितने भी सर्वर्स हैं उनके पोर्ट्स वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको ब्लॉक कर सकते हैं। उन पोर्ट्स पे जो सर्विसेज चल रही हैं, उन सर्विसेज रिलेटेड जो भी वर्जन में वल्नरेबिलिटीज है, आप उसको फाइंड करके और उनको फिक्स्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। अभी कोई फॉर एग्जांपल किसी पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो हमारे पास में उसके ट्रांसफॉर्म्स होने चाहिए। तो अगर वो फ्री वाले पार्ट में वो अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पेड आपको यूज करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ, फिर से मैं एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं यूज कर रहा हूँ कोई इमेज यूज करते हैं, है ना, या यूजर नेम यूज करके देखता हूँ मैं फिर से अलियास, कि अभी इस बार अलियास से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है या नहीं। ओके, ये गिटहब पर भी जाके चेक करेगा। हाँ, गिटहब सभी को पता है, बट गिटहब से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करना है तो गिटहब का एपीआई आपके पास में होना चाहिए। तभी मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो अलियास था, जो यूजर नेम था, है ना, अलियास जो था, जो यूजर नेम था, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ आप यूआरएल में चेक कर सकते हैं कि ये जो यूआरएल, ये जो यूजर नेम आपने यूज किया ये गिटहब पर यूज किया है, github.com पे। और अगर मैं github.com के लिए यूआरएल ओपन करूँ तो मैं गिटहब की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा और वहाँ पे आप इस पर्टिकुलर इस यूजर से रिलेटेड जितनी भी रेपोजिटरीज वगैरह हैं वो आप चेक कर सकते हो। फिर आई थिंक यहाँ पे ये काफी पुराना है और ये किससे रिलेटेड आ रहा है, टैम सिटी सेंटर। ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम आ गया, यूजर नेम आ गया, एज, जेंडर। अब जेंडर में आप देख रहे हो कि कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डाली तो वहाँ पे क्या लिखा रहा है, फीमेल लिखा रहा है। सिटी आ गया, कंट्री आ गया और रीजन की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब अगर मैं इस यूजर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ तो मैं गिटहब की इस रेपोजिटरी पे फिर से ट्रांसफॉर्म्स एग्जीक्यूट करूँ। तो उसने लिंक कर दिया कि ये जो गिटहब है वो इस इमेज के साथ में, यानी इस पर्सन के साथ में लिंक्ड है, और ये जो आईडी है वो आपका स्काइप का आईडी है ना। यहाँ पे आप टाइप में देख सकते हैं स्काइप, स्काइप का आईडी है, और ये पर्सन इस रेपोजिटरी के साथ में, इस वेबसाइट्स के साथ में लिंक है। और फिर एक यूआरएल आपको मिल रहा है, वो गिटहब का यूआरएल आपको मिल गया और ये इसी अलियास के साथ में मैप्ड है। और यहाँ पे एक वेबसाइट्स भी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे एक आइकॉन भी है जिससे वो लिंक्ड है। अगर मैं इस पे परफॉर्म करता हूँ तो फिर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बार हम मोबाइल नंबर अगर यूज करके देखते हैं कि मोबाइल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे फोन नंबर यूज कर रहा हूँ, कंट्री कोड 91, लास्ट डिजिट। चलिए मैं उसको यूज कर लेता हूँ, 9753 अगर ये मोबाइल नंबर पब्लिकली अवेलेबल है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर में तो भी सिर्फ लिखा रहा है अननोन, लेकिन अगर हम किसी वेबसाइट्स के थ्रू, किसी भी वेबसाइट के रेफरेंस से हम उसको सर्च मारते हैं
तो ये नंबर जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है वेबसाइट। ओके आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट बना है ये वेबसाइट किस किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ना। तो जावा स्क्रिप्ट इसमें यूज हो रहा है, jQuery इसमें यूज हो रहा है, CDN हम लोग यूज कर रहे हैं। और ये जो वेबसाइट्स है वो कहाँ कहाँ से लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल ये हैकर कर्नल करके एक वेबसाइट है, तो अगर हम इस हैकर कर्नल वेबसाइट को ओपन कर दें तो यहाँ से पता चलेगा कि हम लोगों का जो वेबसाइट है वो इन्हीं लोगों ने डिजाइन किया था। फिर वो जो वेबसाइट आपने यूज किया है वो लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ में भी लिंक्ड है। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब हमें हमारे पास, मैंने आपको बोला कि मेल आते हैं कि आप को हम इस कंपनी में इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो आपको अगर कंफर्म करना है कि वो जो कंपनी है वो वैलिड है या नहीं है, तो आप मल्टीगो में जाके उसका जो भी डोमेन नेम है, वेबसाइट का नाम है, या अगर आपको उसका पब्लिक आईपी पता है, या उस वेबसाइट का या उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय है उसका लिंक्डइन आईडी है, तो वो लिंक्डइन आईडी आप यहाँ पे डालिएगा और उस वो जहाँ जहाँ पर लिंक्ड है, अगर वो बोल रहे हैं कि वो उस कंपनी का जेन्युइन एम्प्लॉय है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की वेबसाइट पे भी क्या होगा, उनका नेम आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये जितनी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर ये वाला वेबसाइट लिंक है, मतलब इस वेबसाइट का नेम इन सारी वेबसाइट्स पर यूज किया गया है। तो अगर आप इन वेबसाइट्स को ओपन करोगे तो आपको विजिबल होगा कि itindia.in वहाँ पर ऑलरेडी एक्सेस है। फिर ये कुछ सोशल मीडिया के कुछ इमेजेस वगैरह हैं, आप किसी भी इमेज को चेक करोगे तो उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएगी, प्रॉपर्टी व्यूज। तो अगर अब मैं लिंक्डइन से रिलेटेड सर्च मारता हूँ, लिंक्डइन कि इस कंपनी से रिलेटेड कितने एम्प्लॉय हैं जिन्होंने लिंक्डइन पे डाल रखा है कि वो इस कंपनी के एम्प्लॉय। तो लिंक्डइन से मेरे पास में ढेर सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये लिंक्डइन है और अभी इसके रिजल्ट्स चेक करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे ढेर सारे लिंक्डइन के प्रोफाइल्स आ गए हैं, ऐसे यूजर्स या स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय जिन्होंने अपने प्रोफाइल में इस वेबसाइट को मेंशन किया हुआ है। क्लियर है। कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ एम्प्लॉयज डाल देते हैं कि वो इस पर्टिकुलर इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो अगर मान लो मैं उस कंपनी का मेंबर हूँ और मुझे चेक करना है कि यार ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फर्जी डाल रखा है कि वो हमारी कंपनी के मेंबर हैं, जबकि एक्चुअल में वो मेंबर नहीं है, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी व्यू में आपके चेक कर सकते हैं उसका यूआरएल है। मालवेयर वगैरह की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है किसी भी सॉफ्टवेयर टूल्स की, तो आपको उसका नेम देना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी जितने भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो आपको कलेक्ट करके यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा।
तो मैं एक बार फिर से स्लाइड्स पे आता हूँ। तो माल्टिगो की हेल्प से अगर आपको कोई असेसमेंट, मतलब कोई छोटा मोटा वर्क है आपका या कोई प्रोजेक्ट है, तो कि आपको किसी भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, या आपको कोई आईपी एड्रेस मिला है कि इस आईपी एड्रेस से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके लेके आना है। तो ऐसा कोई छोटा सा भी कोई असेसमेंट वगैरह है आपका, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के लिए तो इसका यूज होता ही होता है। और किसी भी पर्सन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस या वेबसाइट्स या डोमेन नेम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं, जिससे आपका देखिएगा टाइम बिल्कुल सेव हो रहा है। जब हम शोडन वगैरह यूज कर रहे थे तो शोडन में जाके हमने डोमेन नेम डाला था, तो डोमेन नेम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमें कलेक्ट हो गई। फिर हमें किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फिर वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में ढेर सारी हो जाएंगी, लेकिन हम उनको लिंक नहीं कर पाएंगे, या लिंक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जब कोई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करती है, या कोई आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्वेस्टिगेशन करता है, तो एक वाइट बोर्ड होता है जहाँ पे ढेर सारे इमेजेस होते हैं और वो एक दूसरे से लिंक करते रहते हैं कि यहाँ पे इसने क्राइम किया, नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। तो इस तरीके से हमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो सब मैनेज करने में। लेकिन अगर आप मल्टी को यूज़ कर रहे हैं तो वो पूरा एक मैप ग्राफ आपको प्रोवाइड करवा रहा है, साथ में वो लिंक भी बता रहा है कि ये डोमेन या ये पर्सन या ये एंटिटी इन एंटिटीज के साथ में लिंक है, तो इससे आपका टाइम भी बच रहा है। और मैंने आपको बताया कि मल्टी को आप प्रो यूज कर सकते हो, एंटरप्राइज, लेकिन आप ये समझिएगा कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ वो मल्टीगो को पता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म्स किसी ना किसी सर्वर पर होस्टेड है। कोई ना कोई सर्वर होगा जहाँ पे वो कोड आपका स्टोर होगा, और जैसे आप रन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हो वो ट्रांसफॉर्म्स उस पर्टिकुलर सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं, और वो पब्लिकली इंटरनेट पे जितना भी डेटा स्टोर्ड है वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो डेटा कलेक्ट करके अपने पास में स्टोर वो हमारे सिस्टम्स पर फॉरवर्ड करते हैं। तो उन लोगों को तो पता ही है कि हम किसको स्कैन कर रहे हैं या किसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको घर पे यूज करना है, प्रैक्टिस करके देखनी है, तो आप कम्युनिटी एडिशन यूज कर सकते हैं। और ये तीनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, विंडोज को भी सपोर्ट करता है, लिनक्स को भी सपोर्ट करता है, मैक ओएस को भी सपोर्ट करता है। मल्टीगो की कुछ टेक्नोलॉजी है जो हमने यूज किया था। ग्राफ आपने देखा था जहां पे आप अपने एंटिटीज को पुट कर रहे थे। एंटिटीज आपने देखी थी कि जिस रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और वो इन्फॉर्मेशन हम किसकी हेल्प से कलेक्ट कर रहे थे? ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। और लास्ट में आपके पास में आ रहा है मशीन, यानी आपको किसी भी एंटिटी पर मल्टीपल ट्रांसफॉर्म्स अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप उसका एक क्या बना लो? मशीन बना लो। फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है डेली, कोई यूजर क्रिएट करना है या यूजर से रिलेटेड स्पेस चेक करना है, तो हम क्या करते हैं? टास्क शेड्यूलर है ना, विंडोज में टास्क शेड्यूलर होता है, लिनक्स में क्रॉन टैब होता है। तो क्रॉन टैब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वो पर्टिकुलर टास्क किसी भी टाइम पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या ग्रुप ऑफ टास्क को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करना है तो आप मशीन क्रिएट कर लो। तो आपको कहीं पे भी कोई क्लिक नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली वो मशीन, जैसे आप मशीन को रन करोगे वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्म्स हैं वो उनको एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर? तो ये बेसिक ओवरव्यू था। जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मल्टीगो के बारे में, या जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको इतना बेसिक आइडिया तो होगा, बट ये सेशन मैंने इस वे में लिया है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, आई थिंक उन्होंने कभी यूज नहीं किया है, तो अगर उनको भी घर पे कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो वो इजीली टूल्स को इंस्टॉल करें और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से हेल्प भी ले सकते हैं। अभी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइएगा।